फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हो। आज जो अपना लेक्चर होने वाला है वो भौतिक प्रदेश का पूर्वी मैदानी प्रदेश होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, अपना भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भौतिक प्रदेश हमने पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा जो भौतिक प्रदेश था वो हमने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का जो तीसरा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पूरा कंप्लीट रूप से पूर्वी मैदानी प्रदेश डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैदानी प्रदेश राजस्थान का तीसरा नंबर का भौतिक प्रदेश हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ? चतुर्थक महाकल्प, नूतन महाकल्प, या इसका जो इंग्लिश नेम आ जाएगा नियोजोइक एरा, है ना। ध्यान रखना, आपका चतुर्थक युग आएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा नूतन मींस नया युग आ जाएगा, और आपका जो इंग्लिश में आ सकता है नियोजोइक में कौन सा हुआ था? आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हो गया था। ठीक है। अब देखिए आगे, भाग किसका है ये, है ना, किससे अलग हुआ है या कौन से एरिया से संबंधित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, उससे ये कहीं ना कहीं संबंधित है और संबंधित होना कहा जाता है, क्योंकि अगर बात करें कुछ इसका रिवर्स है या फिर इसकी कुछ रिवर्स गंगा रिवर्स में जाती है, इसका कोई ना कोई अपवाद जो मिलता है वो गंगा रिवर तक सारी नदियां यहाँ से राजस्थान से निकलने के बाद बहुत सारी नदियां यहाँ से अटैच करती है, जैसे बनास और चंबल की बात करें, यमुना, यमुना से फिर वो आगे मिलती है। इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र का हिस्सा या भाग माना जाता है। क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 23% भाग। क्षेत्रफल क्या है? राजस्थान के टोटल परसेंट का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश स्थित। ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जनसंख्या 39%, मतलब कहने का मतलब है राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39%, 39% भाग किस पर है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित। ठीक है, ओके। वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? वर्षा वर्षा है ये, वर्षा कितनी हो जाएगी? 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। देखो, आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे जैसे हम यहाँ से अगर बात करें, हम बात करें यहाँ रेगिस्तान से जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं, तो वर्षा जो है वर्षा बढ़ रही है ना। एक कुछ चीजें आपको थोड़ा सा समझना होगा ना। वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की जो मात्रा वो क्या है? बढ़ रही है ना। यहाँ से 0 से हमने स्टार्ट की थी, अभी हम कहाँ तक आ गए? 80 सेंटीमीटर तक आ गए। ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। मृदा कैसी मिलेगी? अब नदियां है, जहां पर भी नदियां पाई जाएगी वहां पर जो मिट्टी मिलेगी आपको, कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ या दोमट मृदा मिलेगी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? एल्फी सॉल्स हो जाएगा। मैदानी भागों में जलोढ़ मृदा यानी जल के द्वारा बनी हुई, दोमट इसका एक नाम और आ जाएगा दोमट मृदा, और एल्फी सॉल्स आपके कहाँ मिलेगी? ओके। जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु कैसी मिलेगी यहाँ पर? आई जलवायु। ये आई जलवायु कुछ नहीं है और हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, जो मिलेगी आपको आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु मिलेगी यहाँ पर? आर्द्र जलवायु मिलेगी। अगर बात करें इस प्रदेश में जलवायु कौन सी मिल जाएगी आपको? आर्द्र जलवायु मिल जाएगी, ध्यान रखना। औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 500 मीटर के बीच हो जाएगी, और अवशेष किसका है? तो 33 सागर का अवशेष ये माना जाता है। पूर्वी मैदानी भाग 33 सागर का अवशेष माना जाता है, ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अब देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो भाग है, पूर्वी मैदान का उप विभाजन करें या इसके उपभाग की मैं बात करूं तो कौन कौन से भागों में हम बांट कर पढ़ने वाले, वो डिटेल से, वो आराम से पढ़ने वाले, ध्यान देना है।
आपको देखो सबसे पहला भाग जो हो जाएगा चंबल बेसिन हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि जहां पर चंबल रिवर बहती है, हम चंबल चंबल रिवर को यहाँ नहीं पढ़ेंगे। चंबल रिवर से संबंधित यहाँ पर कौन कौन से ज्योग्राफिकल या भौगोलिक प्रदेश है या ज्योग्राफी से संबंधित हम इसमें बातें करने वाले हैं। अब एक माही बेसिन आ जाएगा। माही नदी के आसपास के एरिया को कौन से नाम से जानते हैं, वहां कौन कौन सी विशेषता मिलती है, वो सारी चीजें देखने वाले। बनास बेसिन, बनास नदी के आसपास, और बाण गंगा नदी के आसपास हो जाएगा। कुछ किताबों में आपको बनास और बाणगंगा बेसिन एक ही साथ पढ़ाया जाता है, एक ही साथ देखने को मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा अलग किया है क्योंकि बाणगंगा से भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ओके, अब देखो सबसे पहले इसमें हम स्टार्ट करने वाले चंबल बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन में मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा चंबल नदी का, क्योंकि जो नदियां है वो हम राजस्थान के अपवाद अंदर या राजस्थान की जो नदियां है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि चंबल जो रिवर है वो कहां से निकलेगी, एमपी से निकलेगी। एमपी से निकलने के बाद राजस्थान में बहते हुए यूपी के इटावा में, यूपी के इटावा में यमुना नदी में मिल जाएगी, है ना, यमुना नदी में मिल जाएगी। हम केवल यहाँ पर दो ही चीज देखिए, ओरिजिन कहाँ हो रहा है, एमपी से हो रहा है। ठीक है, और एमपी के बाद ये कहाँ मिल रही है आपको, यूपी में इटावा के पास मिल जाएगी। और किस नदी में मिल जाएगी, तो यमुना मिल जाएगी, है ना। एक जानकारी होनी चाहिए, एमपी, राजस्थान और यूपी तीन राज्यों में बहती है। ठीक है, और सवाई माधोपुर से ये मैदानी भागों में प्रवेश करेगी। जो चंबल रिवर है, चंबल जो नदी है वो सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर जो जिला है वहां के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करेगी। उससे पहले कोटा जो चित्तौड़गढ़ वहां बात करें तो आपके पहाड़ी भागों में बहते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, ओके, ये नॉर्मल जानकारी आपको समझ में आई होगी। चंबल हम वैसे हमने स्टार्ट किया। ओके, अगर मैं बात करूं, एक आ जाएगा इसी का जस्ट आगे, चंबल रिवर की हम पढ़ रहे हैं, चंबल बेसिन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक शब्द आता है बीहड़। बीहड़ को समझना, बीहड़ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बीहड़ क्या होता है। अगर बात करें बीहड़, बीहड़ को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेवाइंस बोलेंगे। ये रेवाइंस वर्ड भी ध्यान रखना, आजकल आपसे बीहड़ नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बीहड़ कहां से संबंधित है, तो आपका सीधा दिमाग जाएगा चंबल संबंध। लेकिन आपसे पूछ लिया गया अगर कि जो रेवाइंस कहां से संबंधित है, रेवाइंस शब्दावली कौन सी नदी से संबंधित है, या रेवाइंस कौन सी नदी के आसपास पाए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना बीहड़ के आसपास जाएंगे। आजकल इंग्लिश जो टर्म्स है वो जरूर आज छोटी छोटी टर्म्स है वो सीख के जाए, आजकल क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाएंगे। नदियों के प्रवाह के कारण अत्यधिक कटाव या अवनालिका अपर्दन, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गली इरोजन हो जाता है ना, उसे हम किस नाम से जानेंगे, बीहड़ के नाम से जानेंगे। सीधी सी बात हम समझे, नदी जब गेरी गेरी पहाड़ियों से गुजरेगी, है ना, तो गेरी गेरी घाटियां बना देगी। पहाड़ियों से गुजरने पर अपर्दन करके, मिट्टी का अपर्दन करके गेरी गेरी घाटियां या उबड़ खाबड़ भूमि बना देगी। कैसी बना देगी, उबड़ खाबड़ भूमि, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, उबड़ खाबड़ नदी, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करेगी, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, नदी जब निकलेगी कोटा बूंदी चित्तौड़ की ओर, जब वो बहती है तो घेरी घेरी घाटियां बना देती है। इसी को घेरी घेरी घाटियां को, उबड़ खाबड़ भूमि को हम बीहड़ के नाम से जानेंगे। और बीहड़ को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, रेवाइंस बोल रहे हैं। इरोजन कौन सा करती है, अवनालिका। कौन सा इरोजन करेगी ये आपके, देखो इरोजन कौन सा करेगी, तो इरोजन मींस क्या हो जाएगा, अपर्दन कौन सा करेगी, अवनालिका अपर्दन करेगी। अवनालिका अपर्दन को कौन से क्या नाम से जानेंगे, गली इरोजन के नाम से जानेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल जो, हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं हूं सिकंदर। राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर आपको मिलने वाला है। और इस कोर्स में वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट आपको मिलेंगे। और ये जो कोर्स है कंप्लीट रूप से आपके लिए राजस्थान के सीईटी, रीट, आरएएस जैसे एग्जाम के साथ साथ राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। है किस टाइप का अपर्दन करती है, तो गली इरोजन करती है, अवनालिका अपर्दन करती है। घेरी घेरी घाटियां बन जाती है, घेरी घेरी घाटियां बन जाती है, इसको हम किस नाम से जानेंगे, घेरी घेरी घाटियां बन जाती है। देखो
घेरी घेरी घाटियां बन जाती जिसे बीहड़ के नाम से जानेंगे। बीहड़ डाकुओं या दस्यु की शरणास्थली भी कहते हैं। डाकुओं की शरणास्थली किसे कहेंगे? बीहड़ को कहेंगे। बीहड़ को डाकू क्यों कहते हैं? क्या ऐसा होता है यहाँ पर इस एरिया में बीहड़ ऑल इंडिया में डाकुओं के लिए फेमस है। क्या होता है कि घेरी घेरी घाटियां बन जाती, गुफा बन जाती है, इतनी घेरी होती है कि डाकू आसपास के एरिया में चोरी करने के बाद वहां छुप जाते हैं, जिनको पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है, जिनको पुलिस या प्रशासन भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए डाकुओं की शरणास्थली या डाकुओं की भूमि किसको कहेंगे? बीहड़ को कहेंगे, ध्यान रखना। ओके, कुल बीहड़ क्षेत्र कितना हो जाएगा आपको? 4,500 किलोमीटर स्क्वायर में कुल बीहड़ फैला हुआ है। बीहड़ कोटा से धौलपुर के मध्य विस्तृत है ना। अगर मैं बात करूं कोटा से ये धौलपुर हो जाएगा इस मिडल पार्ट में, है ना। ये कौन सा हो जाएगा? कोटा हो जाएगा आपका। कोटा से ये आपका हो जाएगा धौलपुर। कोटा से धौलपुर के मध्य जो एरिया है वो कौन सा एरिया हो जाएगा आपका? बीहड़ क्षेत्र हो जाएगा, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। बीहड़ प्रभावित जिले की अगर मैं बात करूं तो आपका कौन सा हो जाएगा? कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी, है ना। वैसे इन पूरे एरिया में, लेकिन अधिक अगर बात करें तो कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी ये आपके बीहड़ से प्रभावित जिले हो जाएंगे। और बीहड़ इसके बाद आ रहा है, देखो नोट लगा के देखना इसको कि बीड़ क्या है ना। हमने इसको आपके अगर बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी पढ़ा था। शेखावटी बेसिन जब हम पढ़ रहे थे, शेखावटी प्रदेश पढ़ रहे थे, उसमें हमने जिक्र किया था शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान को बीड़ के नाम से जानेंगे। स्थानीय भाषाओं में जो शेखावटी स्थानीय भाषा में जो शेखावटी के चारागाह है, क्या है? चारागाह, उनको हम किस नाम से जानेंगे? उनको हम बीड़ के नाम से जानेंगे। यहाँ पर देने का मतलब ये है कि आप बीड़ और बीहड़ में कंफ्यूज नहीं हो। जब आपसे पूछा जाए कि बीहड़ क्या है, तो बीहड़ जो हो जाएगा आपका क्या? चंबल नदी के द्वारा जो उत्खात भूमि या घेरी घेरी घाटियां बनाई जाएगी उनको हम बीहड़ बोलेंगे। और बीड़ क्या है सर? बीड़ हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र में जो घास के मैदान है या चारागाह है, उनको हम लोकल लैंग्वेज या स्थानीय भाषा में किस नाम से जानेंगे? बीड़ के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द आता है, एक टर्म्स आती है, डांग क्षेत्र। अब डांग क्षेत्र क्या हो जाएगा इसको समझो पहले। डांग क्षेत्र हो क्या जाएगा? अगर मैं बात करूं, ये रिवर है, चंबल है। चंबल नदी जब घेरी घेरी घाटियां बना देगी, घेरी घेरी घाटियां बना देगी, है ना। घेरी घेरी घाटियां बनाने के बाद जो इसका टॉप भाग है ना, अगर बात करें घेरी घेरी घाटियां या गुफा जो हो जाएगी, जो गुफा हो जाएगी आपको, तो घेरी घेरी घाटियां या गुफा जो हो जाएगी उसके ऊपर वाला भाग, उसको हम किस नाम से जानेंगे? डांग क्षेत्र के नाम से जानेंगे। ध्यान रखना, बीहड़ और डांग दोनों अनुपजाऊ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल को बोना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाए। क्यों? एक तो घेरी घेरी घाटियां बन गई, वहां पर खेती करना थोड़ा मुश्किल है, और उसका टॉप वाला भाग जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता उसको हम डांग क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, देखो इसको पढ़ते हैं। उत्खात भूमि, डांग क्षेत्र का एक नाम क्या हो जाए? उत्खात भूमि या बेड लैंड टोपोग्राफी, एक जोग्राफिकल टर्म से बेड लैंड टोपोग्राफी। उत्खात भूमि उबड़ खाबड़ भूमि हो जाएगी। ठीक है, बीहड़ का ऊंचा या पहाड़ी भाग जो अपर्दन से अप्रभावित रहता है उसे हम डांग के नाम से जानेंगे। अब अपर्दन हो जाएगा, मिट्टी का कटाव हो गया, इसका ऊपर वाला भाग कौन सा होगा? डांग क्षेत्र होगा, आपको ध्यान रखना है। ओके, सर्वाधिक डांग की भूमि करौली। सर्वाधिक जो डांग की भूमि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? करौली हो जाएगी। सबसे अधिक जो डांग क्षेत्र पाया जाएगा आपको करौली में मिलेगा। अब इसी टाइप से डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। ध्यान रखना, रट लेना, समझ लेना, ये क्वेश्चन बनने वाला है किसी ना किसी एग्जाम में कि डांग की रानी क्या हो जाएगी? डांग की रानी जो हो जाएगी करौली हो जाएगी, और डांग का जो राजा हो जाएगा वो धौलपुर हो जाएगा, है ना। डांग का राजा क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। इसको तो मैं याद करवा देता हूं। देखो राजा, हम दोक किसको देंगे? राजा को दोक। दोक किसको देंगे? है ना, राजा को दोक देंगे। राजा मतलब धौलपुर, राजा मीन्स धौलपुर, और रानी आप वैसे भी याद कर सकते हो। देखो बीहड़ रोकथाम के लिए 2 कार्यक्रम या प्रोजेक्ट चलाए गए। अब देखो वहां पर फसल नहीं हो पाती, खेती नहीं हो पाती है, तो सरकार ने क्या वहां पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलाए, काम चलाए, जिससे कि वहां की जो जनता है वो किसी ना किसी टाइप से रोजगार प्राप्त कर सके। देखो तो जो कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम है कंदरा विकास कार्यक्रम। ये सर कंदरा क्या होता है? अब इसी को हम, जो घेरी घेरी घाटियां बन जाएगी, इसी को हम कंदरा भी बोलते हैं।
ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कंदरा बोलेंगे। कंदरा एक्चुअल में जो सब यूज होता है ज्योग्राफी में, वो आपके हो जाएगा समुद्री इलाकों में। समुद्री इलाकों में पानी की वजह से जो गहरी गहरी घाटियां बन जाएगी, उसको हम कंदरा बोलते हैं समुद्र में। यहाँ उठाया गया आपके चंबल रिवर के अकॉर्डिंग, या चंबल बीहड़ के संबंधित बात हो जाएगी। कंदरा विकास कार्यक्रम 1989 में, ध्यान रखना पूछा जा सकता है, डेट आपको ध्यान रखनी है, सन याद रखना। डा, डा, डाक जो प्रोजेक्ट है ना, डांग जो प्रोजेक्ट है वो आपका 2004 या 5 में चला। देखो इसमें ऑप्शंस कभी कभी 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006 और 2007, इस टाइप के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, इनको आराम से याद करना, समझ के चलना है। आपको याद क्या करना है, 4 और 5, है ना। डांग कहाँ है, 2004 और 5 में डांग क्षेत्र या डांग प्रोजेक्ट चला। 15 प्रोजेक्ट 1989 और 2004-5 में डांग प्रोजेक्ट चला, समझ लेना, क्वेश्चन बनेगा। ये दोनों कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों में चल रहे हैं। कितने जिलों में चल रहे हैं, 8 जिलों में चल रहे हैं। कोटा संभाग के 4 जिले और भरतपुर संभाग के 4 जिले हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना है, लेकिन अब ये तो पहले की बात होगी, वर्तमान में ध्यान रखना है। कोटा संभाग के तो 4 जिले, कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, लेकिन भरतपुर संभाग में 2 जिले चेंजमेंट हो गए। ध्यान रखना, तो टोटल कितने हो गए, 2 जिले ऐड हो गए, तो 6 जिले हो गए। अब आपको ध्यान रखना, अब आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में जो ये प्रोजेक्ट है कितने जिलों में चल रहा है, 10 जिलों में चल रहा है। कितने जिलों में चल रहा है, तो 10 जिलों में चल रहा है। जैसे अगर मैं भरतपुर की बात करूं, भरतपुर में जो 2 जिले ऐड हुए, वो कौन कौन से ऐड हो जाएंगे आपके, देखो ध्यान रखें, एक तो आपका डीग हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका गंगापुर सिटी। कौन सा हो जाएगा, गंगापुर सिटी हो जाएगा। तो इन दोनों के साथ आपके पहले कितने थे, 8 जिले थे, अब आपके 10 जिले हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना, ओके। अब इसके बाद माही बेसिन आ गया, है ना, हमने पहला पढ़ा था चंबल बेसिन। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, माही बेसिन आ जाएगा। माही बेसिन क्या बोलता है, हम बात करते हैं। ये माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश से निकलकर इस क्षेत्र से गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जैसा कि आपको पता है, माही नदी कहां से निकलेगी, मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में बहते हुए प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बहते हुए कहां चली जाती है, आपके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और खंबात की खाड़ी कहां पर है, गुजरात में। खंबात की खाड़ी कहां पर हो जाएगी, ये सर गुजरात में है, ठीक है। माही नदी का क्षेत्र, माही नदी के क्षेत्र को पुष्य क्षेत्र बोलेंगे। माही नदी के जो क्षेत्र पूरा एरिया है राजस्थान में, उसको हम क्या बोलेंगे, पुष्य क्षेत्र के नाम से जानेंगे, ध्यान रखना, ओके। प्रवाह जिले किस कौन कौन से एरिया में बहती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दक्षिणी पूर्वी उदयपुर और आपका सलूम्बर, ये आपके इसका क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बेसिन आ जाएगा। तो इसमें से आपका कंफ्यूज यहाँ क्रिएट हुआ हुआ कि सर माही नदी तो आपके उदयपुर में नहीं बहती, सही बात है, सलूम्बर में नहीं बहती। माही नदी जो बहती है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन 3 जिलों में बहती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेसिन। बेसिन का मतलब होता है कि इस नदी से कहां तक जल आ रहा है। लेकिन आपको पता होना, सोम नदी उदयपुर से निकलकर और बिछा मेढ़ा की पहाड़ियों से निकलकर चंबल सॉरी माही में मिलती है। कहीं ना कहीं उदयपुर से उदयपुर से उदयपुर से माही नदी में आकर मिल जाती है ना। तो इसका जो बेसिन का मतलब क्या हो जाएगा, कहां से जल आ रहा है, और ये नदी कहां बह रही, इन 3 जिलों में। तो ये बेसिन की बात हो रही है, उदयपुर और सलूम्बर से भी इसके जल या कोई ना कोई नदी आकर इसमें मिलती है, ओके। अब माही नदी में अगर बात करें पहले पॉइंट की, तो 56 का मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। लेकिन जो एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो विद्यार्थी गलती करे, वो आज के बाद नहीं करेंगे। सॉरी, 56 का मैदान है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के माही नदी के उपजाऊ मैदान को 56 का मैदान कहते हैं। कहने का मतलब यह है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही नदी के मैदान को 56 का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं 56, है ना, ये 56 नदी नालों एवं गांवों का समूह होने के कारण ऐसा कहा जा सकता है कि इसके आसपास 56 गांव हैं, इसलिए इसको किस नाम से जानेंगे, 56 गांव, 56 का मैदान के नाम से जानेंगे। ये तो हो गई एक नॉर्मल बात। अब आपसे जब भी पूछा जाएगा कि 56 का मैदान कौन कौन से जिलों में है, तो आपको ध्यान रखना है, आपके ऑप्शंस जो पहला होगा, है ना, ऑप्शंस जो पहला होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, तो पहला ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका बांसवाड़ा वे डूंगरपुर। आपका क्वेश्चंस क्या आ गया, समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से। 56 का मैदान किन किन जिलों में स्थित है, ऑप्शंस नंबर 1
और ऑप्शन दूसरा होगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। अब जैसे ये क्वेश्चंस आया और आधे से अधिक लोग बांसवाड़ा डूंगरपुर करके आ जाएंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर में क्या है? ये सर 56 का मैदान है। वो आप गलत करके आ जाओगे, ध्यान रखना ये नहीं करना। आपको करना क्या है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ करना है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में क्या है? 56 का मैदान। ये सर ये तो कंफ्यूज वाली बात हो गई, क्या पता ऑप्शंस ये दोनों आगे तो हम ऊपर वाला कर सकते हैं। इसलिए अभी मैं याद करवाता हूं आपको। याद क्या करना है? देखो 56 है ना, 56, और 56 के आगे याद करना है आपकी बीपी। बीपी होता है ना ब्लड प्रेशर, है ना, बीपी से समझते हो ब्लड प्रेशर। आपकी बीपी कितनी हो गई? एग्जाम हॉल में बैठते ही आपकी बीपी कितनी हो गई? कम हो गई। बीपी लो हो गई, है ना, बड़ी नहीं, बीपी लो गई। कितनी हो गई? 56। 56 क्या है? बीपी। 56 क्या है? बीपी। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ 56 बीपी। याद हो जाएगा। 56 जो है, 56 का मैदान जो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते एक शब्द आता है कांठल का मैदान। माही नदी के परवा क्षेत्र को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान कहते हैं। सीधी सादी लैंग्वेज है। माही नदी का जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ में हम किस नाम से जानेंगे? कांठल का मैदान के नाम से जानेंगे। और ये इजी क्वेश्चन से पूछा भी जाता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कांठल हो जाएगा। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कांठल हो जाएगा। पूछा भी जा सकता है कांठल कौन से जिले का प्राचीन नाम है, तो प्रतापगढ़ का नाम हो जाएगा। माही नदी को कांठल की गंगा बोलेंगे, है ना। माही नदी इस मैदानी भाग में बह रही है, तो हम इसको कांठल की गंगा के नाम से जानेंगे। प्रतापगढ़ में देवलिया भी कहते हैं। देखो प्रतापगढ़ को देवलिया भी कहते हैं, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ को देवलिया भी कहते हैं। कौन सा शब्द आपने यूज आया? देखो देवलिया, एक तो शब्द आ गया देवलिया, एक आपके आ गया कौन सा? कांठल। एक आपके आ गया कांठल, और एक आपके कौन सा आ जाएगा? एक आपका आ जाएगा कौन सा? कांठल आ जाएगा। ठीक है, देखो कांठल कहां बोल रहे हैं? दोनों शब्द कहां से संबंधित? आपके प्रतापगढ़ से संबंधित। दोनों शब्द कहां से संबंधित है? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में माही के मैदान को कांठल, और प्रतापगढ़ को किस नाम से जानेंगे? देवलिया के नाम से भी जानेंगे। ओके। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र कहेंगे, ये ध्यान रखना। डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन आपका डूंगरपुर प्रतापगढ़ भी हो सकता है, अलग अलग याद करें। 56 अगर आए 56 का मैदान तो आपको याद हो गया होगा 56 बीपी। अपनी बीपी कितनी है? 56। बांसवाड़ा प्रतापगढ़, और इधर क्या हो जाएगा आपका? है ना, आपका वागड़ जो हो जाएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर, या डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। ओके, नोट क्या कह रहा है? नोट ये कह रहा है बांगड़ क्षेत्र सीकर चूरू झुंझुनू नीम का थाना क्षेत्र को भी। हाँ, ध्यान होना चाहिए। देखो अगर बात आपसे आ जाए वागड़ क्षेत्र, वागड़ आपसे पूछा जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, और बांगड़ अगर पूछा जाए आपसे, बांगड़ अगर आपसे पूछा जाए, बांगड़ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? शेखावटी क्षेत्र में सीकर चूरू, सीकर चूरू और झुंझुनू तो हम किस नाम से जानेंगे? पांगड़ के नाम से जानेंगे, है ना। और नीम का थाना ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मेवल क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र को मेवल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बनास और बाणगंगा बेसिन, है ना, हमने यहाँ पर साथ में लिया है, लेकिन बनास और बाणगंगा, बाणगंगा से एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, वो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बनास रिवर का है यहाँ पर क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखो बनास और बाणगंगा जो बेसिन है इसकी हम बात करते हैं। इसका ढाल क्या हो जाएगा? पूर्व की ओर, है ना। ध्यान रखना, कभी भी ढाल किसी भी एरिया का आपको पता करना तो हम आगे डिस्कस करके आ चुके हैं। जहां पर नदियां बहती है उसका कौन सी है वो ढाल हो जाएगा। ठीक है। पानी का फ्लो किधर है? अगर हम किसी जगह पर पानी गिराएंगे तो जहां पर जाएगा वो वही दिशा हो जाएगी। ठीक है। ओके। औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर, ये औसत ऊंचाई आपको हर एक की याद करनी है। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आजकल बनने वाले हैं, आजकल बनते भी है। ओके। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनास बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाती है ना। ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं बनास बेसिन, क्या आपका हो जाएगा कौन सा? राजस्थान का मैप हो जाएगा। और जो यहाँ से एक रिवर निकलेगी बनास और इस टाइप से बहती हुई यहाँ पर, ये आपको किस में मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी, इस चंबल में मिलेगी। और ये अगर मैं बात करूँ कि जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा है वो कौन सी बनाती है? 50 सेंटीमीटर बनाती है। क्योंकि आपको ये भी जानकारी होगी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली से स्टार्ट होती है, और बनास रिवर कहाँ से निकलेगी? बनास रिवर कहाँ से निकलेगी?
50 सेंटीमीटर रेखा या बनास रिवर आपके निकलेगी अरावली पर्वत माला से। ओके, अब एक शब्द इसमें आता है, पहला पॉइंट हो जाएगा मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा और करौली का मैदान, ये कहां पर, टोंक, गंगापुर सिटी और केकड़ी। क्या हो जाएगा, ये केकड़ी है यहाँ पर, है ना, ये क्या है, केकड़ी। ब्यावर से अलग हुआ ये जिला है केकड़ी, है ना, तो ये आपका केकड़ी करना है यहाँ पर, टोंक, गंगापुर सिटी, केकड़ी। इसमें क्या है, मालपुरा करौली का मैदान। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया, ध्यान रखना, पुराने पेपर आप उठा कर देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। सवाई माधोपुर में करौली में विस्तृत है। अगर बात करें कौन से दो जिलों के मध्य विस्तृत है, तो सवाई माधोपुर से करौली के बीच में जो है वो आपका मालपुरा करौली का मैदान हो जाएगा। ध्यान रखना है, टोंक, गंगापुर सिटी और केकड़ी आपका हो जाएगा। नए जिलों की बात करें, इस क्षेत्र को हेरान महोदय ने तृतीय पेनी प्लेन कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनास या बाणगंगा बेसिन को, बनास बेसिन को या बाणगंगा बेसिन को तृतीय पेनी प्लेन किसने कहा, आपके हेरोन महोदय ने कहा। किसने कहो, किसने कहा, हेरोन महोदय। ये क्या है आपका, हेरोन महोदय। ध्यान रखना, तृतीय पेनी प्लेन कहा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक आपसे क्वेश्चन यहाँ जो पूछा जाने वाला है वो ये पूछेगा, मालपुरा करौली का मैदान कौन से बेसिन से संबंधित है। ऑप्शन आपका होगा बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन। अलग अलग होगा तो आपका क्या आंसर होगा, आपका आंसर होगा बनास बेसिन। ध्यान रखना, मालपुरा, वापस समझ लो, मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान कौन से बेसिन से संबंधित है, तो वो आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा बनास बेसिन से हो जाएगा। ध्यान रखना, वहां जाने के बाद आप भूल जाते हो, मालपुरा करौली को आप बाणगंगा कर दोगे या चंबल कर दोगे या माई कर दोगे। माई तो करोगे नहीं, दक्षिणी भाग में है, लेकिन चंबल करने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आपको याद क्या करना है, देखो मालपुरा से हम लेंगे माल, क्या लेंगे, माल। अब माल को क्या करना है, माल को हमने खरीद लिया है तो क्या करना है, फिर माल को बेचना है। क्या करना है, बेचना है। देखो ये याद करवाने की आपके एक कनेक्ट करवाने की चीजें जो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो जाए, और आप इसी अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आप इसको आराम से कर सको। माल से हो जाएगा मालपुरा करौली। देखो करौली तो आपको याद ही रहेगा, मालपुरा करौली। बेचना से आप करोगे बनास, बेचना मतलब बेचना, और बनास नदी, बनास नदी। मालपुरा करौली का मैदान बनास नदी से संबंधित है, और बनास नदी से आपसे पूछा जा सकता है। एक क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट, पिडमोंट का मैदान क्या है, पिडमांड का मैदान राजसमंद देवगढ़ से में अवशिष्ट पहाड़ियां युक्त मैदान को हम पिडमांड का मैदान कहते हैं। अच्छा, ये जो बोल रहा है कि जो पिडमांड का जो मैदान है वो कहाँ है, आपको ध्यान होना चाहिए, राजसमंद। राजसमंद में एक जगह देवगढ़, राजसमंद के देवगढ़ में पहाड़ी के बाद अवशिष्ट पहाड़ियां, देखो अवशिष्ट का मतलब होगा बचा हुआ भाग, अपर्दन होने के बाद एक मैदान बन गया, पहाड़ियों से युक्त मैदान को हम किस नाम से जान रहे हैं, पिडमोंट का मैदान के नाम से जाना, ध्यान होना चाहिए। ओके, खेराड़ का मैदान, खेराड़ का जाजपुर, जाजपुर कहां पर है, शाहपुरा में। पहले कहां पर था, भीलवाड़ा से टोक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ मैदान को जाजपुर खेराड़ का मैदान के नाम से जानेंगे, है ना। जाजपुरा, शाहपुरा, जाजपुरा, शाहपुरा, कौन से जिले में, शाहपुरा। भीलवाड़ा से टोक के मध्य उबड़ खाबड़ जो मैदान है उसको हम बोलेंगे खेराड़ का मैदान बोलेंगे। इतना कुछ उबड़ खाबड़ है, इतना समतल नहीं है, थोड़ा सा मैदान तो, लेकिन इतना समतल नहीं कह सकते। ओके, मेवाड़ का मैदान, ध्यान रखना, शाहपुरा से भीलवाड़ा चित्तौड़ के मध्य जो मैदान है उसको मेवाड़ का मैदान के नाम से जानेंगे। जैसे आपको पता भी है, मेवाड़ एक ऑलमोस्ट आपको चित्तौड़ वाले इलाकों को बोलते हैं, है ना। चित्तौड़ और भीलवाड़ा का जो इलाका है उसको हम किस नाम से जानेंगे, मेवाड़। और भीलवाड़ा से ही जो अलग हो गया, शाहपुरा भी ऐड कर लेना आजकल। रोही का मैदान, अब बाणगंगा बेसिन से एक ही क्वेश्चन बनता है, वो आपका बन जाएगा रोही का मैदान। रोही का मैदान कौन सी नदी बेसिन से संबंधित है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि रोही का जो मैदान है वो आपका संबंधित हो जाएगा कौन सी, बाणगंगा बेसिन से हो जाएगा। जयपुर, अलवर, भरतपुर और नया जिला बना डिग, इनमें क्या है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डिग में क्या है, रोही का मैदान। आपसे पूछा जा सकता है कि रोही का मैदान कौन कौन से जिलों में स्थित है, तो जयपुर, इसके आगे अलवर, इसके आगे भरतपुर, और भरतपुर से अलग हुआ आपका डीग हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे, इसका अगर चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, चौथा भौतिक प्रदेश की अगर बात करें तो हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा भाग हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी भाग में जो पठार है उनका हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं इसी के आगे, है ना। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा, पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ा,
फैक्चुअल है, पूरा याद करना है उसको, तभी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, अगर मैं बात करूं इसका विस्तार कहां पर है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। और इन जगह क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखना। अब देखो ज्यादा जो पूछा जाता है कोटा, बूंदी, बारा, है ना, इस क्षेत्र को अगर मैं बात करूं तो हाड़ौती वाला क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाड़ौती भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाड़ौती, ध्यान रखना। ढाल क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका जो ढाल होगा आपके दक्षिणी पश्चिम से, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, ये आपका ढाल हो जाएगा, इस तरफ ढाल है। क्यों, इस एरिया में रिवर बहती, नदी बहती, उसका नाम है चंबल। चंबल नदी की जो दिशा है वो आपका ढाल हो जाएगा। ओके, और हिस्सा किसका है, प्रायद्वीपीय पठार या मालवा के पठार का ये हिस्सा हो जाएगा। देखो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश है, कोटा वाला इलाका है, वो किसका हिस्सा है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत के मध्य में एक भाग है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार, उसका हिस्सा हो जाएगा, उसका एक किनारा हो जाएगा। अगर उस किनारे की बात करें तो मालवा का पठार, मालवा का पठार आपके कहां पर स्थित है, एमपी प्लस राजस्थान में, एमपी प्लस राजस्थान में। और राजस्थान में जो स्थित है उसको हम किस नाम से जानेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जानेंगे। मालवा का पठार, है ना, ये भी पूछा जा सकता है कि हाड़ौती का पठार कौन से पठार का भाग है, तो ध्यान रखना मालवा के पठार का एक भाग हो जाएगा। ओके, अवशेष किसका है, गोंडवाना लैंड का है, ये बात कर चुके पहले। निर्माण मेसोजोइक एरा या मध्यजीवी कल्प में इसका निर्माण हुआ, ध्यान रखना पूछा जाएगा। मध्यजीवी युग या मेसोजोइक युग का निर्माण किसका हुआ, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का इसमें निर्माण हो जाता है। क्षेत्रफल कितना, राजस्थान के कितने क्षेत्रफल का ये क्षेत्रफल रखता है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.30 भाग पर क्या है, पठारी भाग। राजस्थान के कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में निवास करती है। वर्षा कितनी हो जाएगी, 80 से 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन बना होगा कि सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, स्थान तो नहीं होगा यहाँ पर, भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। मृदा कौन सी मिलेगी, ध्यान रखना, यहाँ पर काली मृदा मिलेगी, और काली मृदा को हम एक नाम से जानेंगे, वैज्ञानिक नाम से वर्टिसॉल्स। किस नाम से जानेंगे, वर्टिसॉल्स के नाम से जानेंगे। ओके, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 500 मीटर। इसमें फसलें होती है कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू और संतरा, है ना। देखो संतरा अगर बात करें सबसे अधिक कहाँ होगा, झालावाड़ में होता है, ध्यान रखना। और झालावाड़ कौन से इलाका में है, झालावाड़ कौन से इलाका में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। और इसे हम क्या बोलेंगे, राजस्थान का नागपुर। झालावाड़ को एक नाम से जानेंगे, राजस्थान का नागपुर, क्योंकि नागपुर में भी संतरे ज्यादा होते हैं, तो झालावाड़ में भी संतरे ज्यादा होते हैं। नोट क्या कह रहा है, ये प्रदेश भू आकृतिक, है ना, के स्पष्ट अगर प्रवाह का क्षेत्र है ना। ये चीज आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, है ना, ये पहली बार भी सुना होगा काफी लोगों ने। ये प्रदेश जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये कौन सी किस टाइप की भू आकृति है, तो जो आकृति किस टाइप की है, आकृति मतलब इसका शेप किस टाइप से है, स्पष्ट, स्पष्ट अदर, अदर होगा, स्पष्ट अदर प्रवाह, स्पष्ट अदर प्रवाह। मतलब कहने का मतलब सीधा से ये है, यहाँ पर जो ड्रेनेज है या जल की जो निकासी है ना, यहाँ इस एरिया में जो जल की निकासी वो अस्पष्ट है ना। यहाँ पर पानी का रुख या पानी अस्पष्ट है, किसी भी दिशा में जा रहा है, कुछ भाग जो जा रहा है आपके पूर्व की तरफ, कुछ पश्चिम की तरफ, मतलब ड्रेनेज का सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है। इस एरिया में ड्रेनेज का जो निकासी है, जल का निकासी है, वो पूरा रूप से प्रॉपर नहीं है, इसलिए आपको अस्पष्ट अदर प्रवाह का नाम से आता है। प्रवाह मतलब किसी भी एरिया में प्रवाह मतलब पानी का बहना, है ना। ये चीज समझ में आई होगी। और यहाँ पे एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि इनमें से कौन सा भौतिक प्रदेश अस्पष्ट अदर प्रवाह का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश या चंबल इलाका या चंबल बेसिन इसमें आ जाएगा। ओके, राजस्थान का सर्वाधिक
नदियों के बहाव वाला भौतिक प्रदेश। अब सबसे अधिक अगर नदियां बहती है तो कौन से भौतिक प्रदेश में बहती है? आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में बहती है। मतलब हो जाएगा सबसे अधिक नदियां यहां बहती है, ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। दक्षिणी पूर्वी पठारी के उपभाग की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, उपभाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उपभाग में भी हम 2 भाग करेंगे। उपभागों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। पहला नंबर वन हो जाएगा भूगर्भी कगार, है ना, भूगर्भी कगार हो जाएगा। अब इसका मीन्स क्यों हुआ? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में भूमि के अंदर किस टाइप की भूमि पाई जाएगी, उसके अंदर किस टाइप के मिनरल्स पाए जाएंगे और भूमि के अंदर की क्या विशेषता, यूनिक विशेषता, वो आपसे संबंधित इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या डिस्कस करेंगे? धरातल का भूभाग। धरातलीय भूभाग मतलब इसी एरिया में धरातल के ऊपर क्या है, इसी एरिया में ऊपरी भाग में या धरातल में या सरफेस एरिया में कौन सी विशेषता है या उसकी क्या विशेषता मिल रही है, किस टाइप के फीचर्स मिलते हैं, उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। वापस समझो, अगर मैं बात करूं दक्षिणी पूर्वी पठारी ये टाइप है, भूगर्भी मीन्स हो जाएगा इसके अंदर, इस एरिया में इसकी संरचना, अंदर किस टाइप की संरचना है और किस टाइप के खनिज है, किस टाइप की चट्टान है, ये हम बात करें। और इसी भाग के ऊपर वाले भाग में किस टाइप के पहाड़ियां है, वो हो जाएगी आपके धरातलीय भाग। धरातलीय संरचना हो जाएगी कि आपके आंतरिक या भूगर्भीय संरचना हो जाएगी। यहां तक चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं भूगर्भिक कगार या भूगर्भिक संरचना भी ले सकते हैं। भूगर्भिक संरचना, एक वर्ड आता है विंध्य कगार। एक वर्ड क्या आता है? विंध्य कगार। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भूगर्भ में स्थित लाल बालू का पत्थर की पट्टी, है ना। विंध्यन कगार क्या है? विंध्यन कगार आपको कहां मिलेगा? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसको समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। जैसा कि हमें पता है विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो गुजरात से इस टाइप से फैली हुई है ना, इस टाइप से फैली हुई। ध्यान रखना, इसका एक कुछ भाग राजस्थान में भी है ना। इसका कुछ भाग कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। समझो, विंध्याचल पर्वतमाला, ये कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला। ये भारत के मध्य भाग में गुजरात से बिहार के बीच में फैली हुई। इसका एक भाग आपके कहाँ है? राजस्थान में मिल रहा है। राजस्थान के कौन से जिलों में? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में कौन कौन सा? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसमें आपका क्या मिल रहा है? विंध्य कगार की मैं बात कर रहा हूं, समझ लेना। कगार मीन्स हो जाएगा इसका कोई किनारा, इसका कोई किनारा। ये आपका क्या आ जाएगा? विंध्यन कगार आ रहा है। विंध्याचल पर्वतमाला तो पूरा है, लेकिन ये इसका किनारा है। जो किनारा कहां मिल रहा है? राजस्थान में धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विंध्यन कगार राजस्थान में कहां पाया जाता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि सर आपने ही तो बता रहे भूगर्भिक बात कर रहे हैं, आंतरिक बात कर रहे हैं। तो आंतरिक भाग में क्या मिलता है? लाल बालू का पत्थर। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया, लाल बालू का पत्थर कहां पाया जाता है? और ऑप्शंस आपके सामने धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो आपका तीनों हो जाएगा। और इसमें से आपको बंच में भी दे सकते हैं, धौलपुर, करौली, धौलपुर पाली, धौलपुर, जोधपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो आपको ध्यान रखना होना
कि धौलपुर करौली आप इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको तीनों याद करने हैं। ओके, नोट क्या कह रहा है, देखो धौलपुर है तो धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहते हैं। धौलपुर को क्या बोलेंगे, रेड डायमंड सिटी बोलेंगे। रेड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाल पत्थर निकलता है, तो ये आपको इसको इसके आधार पर इसका नाम दे दिया रेड डायमंड सिटी। वो हो जाएगा आपका धौलपुर हो जाएगा। ये क्षेत्र विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग है। देखो जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, विंध्याचल पर्वतमाला का कौन सा भाग है, अंतिम भाग हो जाएगा, आगे का भाग हो जाएगा, है ना। ओके, कगार से याद करें आप, एक्चुअल में जो होगा वो कगार से याद करें। बालू लाल बलुआ पत्थर धौलपुर में मिलेगा, है ना। लाल बलुआ पत्थर कहाँ मिलेगा, धौलपुर में मिलेगा, इसी हम इसको रेड डायमंड सिटी के नाम से जान रहे हैं। और गुलाबी बलुआ पत्थर आपको करौली में मिलेगा, ध्यान रखना। लाल बलुआ पत्थर धौलपुर में और गुलाबी बलुआ पत्थर करौली में। ये क्या पट्टी, क्या कातले, बिजोलिया, बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा में मिलेगा, है ना। कातले क्या होता है, पट्टी होता है, पट्टी हम जैसे मकान बनाते हैं उसके ऊपर पट्टी करते हैं। आजकल तो आरसीसी चल गया, आजकल क्या चल गया आरसीसी, है ना। जो छत डालते हैं हम, है ना, घर की जो छत डालते हैं, आजकल यूज क्या होता है, आरसीसी यूज होती। पहले के जमाने में या आजकल भी कुछ जगहों पर पट्टियां डालते थे, है ना, पट्टी। और इसका छोटा रूप कातले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कातले, है ना। तो ये कहाँ के फेमस है, आपको कातले जो फेमस है वो आपके फेमस हो जाएंगे बिजोलिया के, है ना। बिजोलिया इस पत्थर के लिए बहुत फेमस एरिया है। प्लेटी बलुआ पत्थर कहाँ हो जाएगा, बूंदी में हो जाएगा। चारों को याद कर लेना। लाल कहाँ हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर आपके धौलपुर में हो जाएगा, गुलाबी करौली, पट्टी या कातले बिजोलिया, और आपका स्लेटी जो बलुआ पत्थर हो जाएगा आपका बूंदी में हो जाएगा। ओके, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमा भ्रंश, इसका इंग्लिश हो जाएगा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसका कभी कभी आपसे जी, बी और एफ, है ना, जी बी एफ से पूछा जा सकता है। ये क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है, ये क्या है, देख समझो। सवाई माधोपुर से बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत विस्तार है। इसका जो विस्तार है सवाई माधोपुर से बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य, ये क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का मतलब ऐसा हो जाएगा, ये किन्हीं दो पर्वतमाला को अच्छे से अलग कर रहा है, या दो पर्वतमाला के बीच वाला स्थान जहां से दोनों डिस्कनेक्ट होते हैं, जहां से दोनों अलग होते हैं, उस एरिया को किस नाम से जान रहे हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। महान सीमा भ्रंश, भ्रंश मतलब हो जाएगा टुकड़ा हो रहा है जहां से, या अलग होने की संभावना है। ओके समझो, ये देखो दो पर्वतमाला कौन सी, ये अरावली तथा विंध्याचल का मिलन पॉइंट है ना। जहां पर मिल रहा है उसी भाग से अलग होंगे। अगर मैं बात करूं क्या आपकी कौन सी है, अरावली पर्वतमाला, है ना, इसका कुछ भाग ये हो जाएगा आपका, और एक भाग ये कौन सी पर्वतमाला हो जाएगी आपके, ये विंध्याचल। यहाँ पर कौन सा है, ये आपका हो जाएगा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, पूछा गया है, सवाल है आपको, सवाई माधोपुर से बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य पूरा विस्तार है, और ये जानकारी होनी चाहिए। ओके, दक्षिणी पूर्वी पठार के उपभाग, है ना। अब ये वापस क्या आ गया, यही चल रहा है डबल, है ना, इसी में चल रहा है। इसको हम देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी के उपभाग को, एक भाग को हमने कर लिया, कौन सा भाग किया हमने, भूगर्भी कगार को कर लिया। अब हम कौन सा करेंगे, धरातलीय भूभाग, धरातल के ऊपर क्या है ना, इसी एरिया की बात हो रही। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का भूगर्भी का हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे जो पढ़ रहे हैं वो धरातलीय भाग हम आगे पढ़ रहे हैं। ओके, धरातलीय भूभाग में रामगढ़ की पहाड़ियां, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रामगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है, ध्यान रखना, 12 बूंदी में मत कर देना, 12 याद कर लेना। रामगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है, बूंदी में, सॉरी 12 में। और रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहां पर हो जाएगा, वो बूंदी हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य वो हो जाएगा आपका बूंदी, और रामगढ़ की पहाड़ियां हो जाएगी 12, है ना। ये दोनों अलग अलग करके याद करें। ओके, मैं यहां लिख देता हूं आपको, रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां ये आपके हो जाएगी 12, है ना, ठीक है। और हो जाएगा रामगढ़, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी है, टाइगर प्रोजेक्ट बन गया अब तो, अभ्यारण्य कहां हो जाएगा, बूंदी। तो सर ये तो बहुत कंफ्यूज वाला है, मामला है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना। आप तो हमें याद करवाओ कि सर इन दोनों को याद करो, ध्यान रखना, इसको पकड़ो आप। रामगढ़ तो ठीक है,
विष 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 किससे निकलता? सर्प से। सर्प मतलब सांप। विष की एक बूंद, बूंद मतलब बूंदी, एक बूंद किसके लिए काफी है? इंसान के लिए काफी है, आपके लिए काफी है, हमारे लिए काफी है। मतलब एक बूंद भी अपने शरीर में चली गई तो अपना काम खत्म, और नेक्स्ट मीटिंग भगवान के साथ। ओके, अब आप समझ सकते हो रामगढ़ विष मतलब विष से हम लेंगे सांप, सांप से हम लेंगे बूंद। विष क्या है? सांप की बूंद, जहर। और ये कहां मिलेगी? बूंद, जहर की बूंद, विष, ये हो जाएगा आपका बूंदी। ये याद करने की एक स्टाइल है, कला है, आप इसे आपको रिलेट कर सकते हो और याद कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े? घोड़े की नाल की आकृति, इसकी आकृति क्या है? इन पहाड़ियों की जो आकृति है, कैसी आकृति है? घोड़े की नाल की आकृति। घोड़े की नाल क्या होती है? हॉर्स शू शेप्ड, है ना। घोड़े का जो पंजा है, घोड़े का जो पंजा है उसकी आकृति हो जाएगी। ये बहुत बार पूछा गया, इनमें से कौन सी पहाड़ियां है जिनकी आकृति घोड़े की नाल जैसी है, घोड़े के सूर जैसी है, पंजे जैसी है? तो रामगढ़ की पहाड़ियां हो जाएगी। ठीक है, आपको आराम से ध्यान होगा। बूंदी की पहाड़ियां, है ना। बूंदी की पहाड़ियां कहां पर है? बूंदी में। सर ये तो बहुत इजी है, बूंदी की पहाड़ियां बूंदी में होगी। ओके, इनकी लंबाई कितनी है? 96 मीटर है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है। और सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? बूंदी बूंदी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी सत्तूर की चोटी। कौन सी चोटी? सत्तूर चोटी। 553 मीटर, सॉरी 353 मीटर, 353 मीटर ऊंचा हो जाएगा। नोट में क्या करना है? अब एक चीज आपको ये भी याद करनी, जो सत्तूर चोटी है ये कहां पर हो जाएगी? सत्तूर जो चोटी है ये बूंदी में हो जाएगी, ध्यान रखना। इसका पूछा जा सकता है, जो हमने एक पढ़ के आए थे अभी, ग्रेट बाउंड्री, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अगर इसका एक जगह बात करें, एक पॉइंट की बात करें, तो वो कौन सी जगह हो जाएगी? सत्तूर की चोटी हो जाएगी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस बना हुआ है और किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ स्थित है? या दो अरावली और अरावली और अब विंध्याचल कौन से पॉइंट से अलग होता है? तो सत्तूर की चोटी हो जाएगी, है ना। आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, सत्तूर की चोटी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से संबंधित है, किसी भी टाइप से क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, आगे बात करते हैं। नोट ये हो जाएगा। नोट क्या कहता है? नोट ये कह रहा है कि बूंदी के दर्रे, हमने बूंदी का जिक्र किया है तो बूंदी के दर्रे भी पूछे गए किसी ने एग्जाम में। रामगढ़ का दर्रा, रामगढ़ की पहाड़ियों में रामगढ़ का दर्रा। लखेरी का दर्रा, लखेरी नहीं होगा, लाखेरी। कौन सा होगा? लाखेरी का दर्रा। लाखेरी से एक चीज याद आ गई, आप समझो। लाखेरी में राजस्थान का पहला सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री या सीमेंट का कारखाना, राजस्थान का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी में स्थापित किया गया। वो यहाँ पर जो सीमेंट कब किया गया? 1913 या 1915, दोनों चीजें आपको मिलती हैं, ध्यान रखना। 13 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। लाखेरी में पहला सीमेंट कारखाना राजस्थान का स्थापित किया गया। ठीक है, लाखेरी दर्रा, जेतावास दर्रा और खटकल दर्रा हो जाएगा। जेतवास या जेतावास दर्रा हो जाएगा और खटकल दर्रा हो जाएगा। ध्यान रखना, बूंदी के 4 दर्रे, रामगढ़, लाखेरी, जेतवास और खटकल, ये दर्रे हो जाएंगे बूंदी के दर्रे। ओके, मुकुंदरा की पहाड़ियां। देखो, मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें तो कहाँ है? कोटा और झालावाड़ है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये सर कोटा और झालावाड़। सर्वाधिक विस्तार दोनों में से कौन सा है? कोटा में सबसे अधिक है। कितनी लंबाई है? 120 किलोमीटर, ये लंबी है एरिया में, है ना। पूर्वी राजस्थान हाड़ौती, पूर्वी राजस्थान को हाड़ौती भी बोल रहे हैं, कि सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची, ये दोबारा आ गया, सबसे ऊंची चोटी, चोटी चांदबाड़ी 517 मीटर, और कहाँ है? झालावाड़। पूर्वी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? चांदबाड़ी हो जाएगा, ध्यान रखना। और चांदबाड़ी कहां पर? आपके झालावाड़ में हो जाएगी, 517 मीटर हो जाएगी। सत्तूर चोटी कहां पर? सत्तूर वो बूंदी में हो जाएगी, 353 मीटर हो जाएगी। ओके, अब मैं अगर बात करूं, इसको हम थोड़ा सा आ ही गया तो जिक्र करते हैं कि कुछ थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चंस जहां बन सकते हैं वो हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, उत्तरी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर मैं आपसे बात करूं, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर मैं आपसे बात करूं, दक्षिणी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पूर्वी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी?
एक बात और करते हैं कि मध्य राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कि हम चारों पांच जो चोटियां हैं पढ़ चुके हैं यहाँ तक, है ना। और मैं हर बार जिक्र भी करता हूँ कि चोटियों से अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। चोटियों को समझना है, रटना है, याद करना है। जब तक याद नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, अब समझो। अब यहां आ जाओ। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की जो चोटी है, अब आपको याद भी आएगा मेरे साथ साथ, रघुनाथगढ़। क्या है? रघुनाथगढ़। यहाँ सर आपने बताई तो थी, कहां पर थी? ये सर ये तो सिक्कर में थी। हाँ, और 1055 मीटर ऊंची भी थी। चलो ये भी बात याद आ गई। अब इसके बाद उत्तर से बाद में सीधा दक्षिण में आ रहा हूँ। ये दक्षिण में यहाँ एरो कर रहा हूँ, समझ लेना। ये सर दक्षिणी रावली की, दक्षिणी राजस्थान की ये सर गुरु शिखर है। गुरु शिखर तो सब राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है। हाँ सही बात है। ये कहां पर है? सिरोही में हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई तो आम आदमी को पता है आपकी कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर हो जाएगी। हो जाएगी आपके 1722 मीटर हो जाएगी। ओके, 1722 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अब इधर आ जाओ पश्चिम की तरफ। पश्चिम में भी सर चोटियां है क्या? रेगिस्तान है उधर तो। ध्यान रखना, उधर भी एक चोटी है, उसका नाम है डोरा पर्वत या डोरा चोटी, है ना। मैं डोरा चोटी ले रहा हूं यहाँ पर, डोरा चोटी। ठीक है, कहाँ है सर? जालोर में। कितनी ऊंचाई है? 869 मीटर। 869 मीटर, 869 मीटर। अब वापस किधर चलेंगे हम सर? पूर्व की तरफ चलेंगे। पूर्व में कौन सी है? अभी ये पढ़ के आए, ये चांदबाड़ी। चांदबाड़ी ये सर अभी आपने पढ़ा है, 517 मीटर पढ़ाया है। और ये कहाँ है? झालावाड़ में। ये कहाँ है? झालावाड़। और इसके मिडल पार्ट की अगर मैं बात करूं, मध्य में एक चोटी है, इसका नाम हो जाएगा होराम जी। कौन सा हो जाएगा? होराम जी। इसका एक नाम और हो जाएगा मोराम जी। और एक नाम और हो जाएगा टाटगढ़। ये कहाँ है सर? पहले अजमेर में थी, अब ये ब्यावर में आ गए। ऊंचाई कितनी है सर? 933 मीटर है। ये पांच चोटियां हमने वापस जिक्र की। आपको ध्यान होना चाहिए, जो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या मध्य भाग में जो हाईएस्ट चोटियां है, सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां है, ये मैंने यहाँ पर जिक्र की, है ना। एक इनको भी आप अच्छे से नोट डाउन करें। अब वापस आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर। हम बात कर रहे थे जो भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, साबात उच्च भूमि या साबात हिल हो जाएगा। बारां के पूर्वी भाग में साबात, ध्यान रखना कहाँ है? बारां में हो जाएगी। साबात जो उच्च भूमि है वो बारां में, बारां के भी कौन से भाग में हो जाएगी? पूर्वी भाग में हो जाएगी। ये सर ऊंचाई कितनी इसकी? इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 300 मीटर हो जाएगी। ये किसके लिए फेमस है? उल्का पिंड गिरने के कारण, है ना। ये जो भूमि है, आपको ध्यान होना चाहिए, उल्का पिंड कहाँ गिरा? वो बारां में गिरा। उल्का पिंड कहाँ गिरा? वो बारां में गिरा। और ये कौन सी भूमि के या उच्च भूमि के पास में गिरा? तो शाहबाद उच्च भूमि के पास में गिरा। ओके, इसका सर्वोच्च शिखर कस्बा थाना है। कौन सा है? कस्बा थाना में 456 मीटर ऊंचा है ना। अब ये शाहबाद भूमि की बात हो रही है। शाहबाद भूमि की उच्च भूमि का जो सर्वोच्च शिखर है या इसकी इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कस्बा थाना हो जाएगा, जो कहां पर है? 12 में। 12 में हो जाएगी। 456, देखो याद करने का भी तरीका हो जाएगा। 456 मीटर ऊंचा हो जाएगा, ये सर्वाधिक ऊंचा भाग हो जाएगा। ओके, एक आता है कुंडला की पहाड़ियां। कुंडला की पहाड़ियां कहां पर? कोटा में। कुंडला की पहाड़ियां कोटा में हो जाएगी। गांधार उच्च भूमि झालावाड़ में हो जाएगी। डग गंगधार झालावाड़ में हो जाएगा। और आडावल का हो जाएगा? बूंदी में हो जाएगा, है ना। हमने यहाँ पर बात की अरावली को कहते हैं। अरावली को बूंदी में क्या बोलेंगे? आडावल बोलेंगे, आडावली, है ना। क्या बोलेंगे? आडावली। आडावल भी आ सकता है और आडावली भी आ सकता है, दोनों ध्यान रखना है। आडावल पठार कहाँ हो जाएगा? बूंदी में हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ तक अपने हमने जो कंप्लीट किया, यहाँ पर हमने जो सारी चीजें कंप्लीट कर ली। जैसे हमने इसकी शुरुआत की थी राजस्थान के भौती प्रदेश से। राजस्थान के भौती प्रदेश को 4 भागों में बांटा। एक भाग जो फर्स्ट भाग था आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आपका उसमें था, दूसरा कौन सा था? अरावली पर्वतमाला। तीसरा और चौथा आज पढ़ा हमने। तीसरा जो था पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा जो था आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस पठारी प्रदेश को हमने यहाँ समाप्त किया। और डिटेल से
बहुत ही डिटेल से भौतिक प्रदेश को पढ़ा है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। इसका कुछ भाग या कुछ टाइप और है वो हम देखते हैं। भाग तो नहीं बोलेंगे, यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे गए इन्हीं पहाड़ियों से संबंधित है। और ये क्या है ये जानकारी लेते हैं हम। राजस्थान में 12 राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल है। नेशनल जियोलॉजिकल मोमेंटम है ना, मोमेंट्स है ना। अगर बात करें राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल, ये क्या होता है सर? कुछ एरिया को राष्ट्र, इसको जैसे नेशनल लेवल पर कुछ राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जगह को डिनोट कर दिया गया है। किसने? गवर्नमेंट ने कर दिया गया है। वो राजस्थान में कौन कौन से हैं ऐसी यूनिक चीजें, यूनिक पहाड़ियां जिनको इस स्मारक स्थल में शामिल किया गया। कौन से? राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल में शामिल किया गया। राजस्थान की कितनी है? 12 जगहों को शामिल किया गया है। ये समझते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा गया है और पूछा भी जाता है, ध्यान रखो। अब इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेंदड़ा ग्रेनाइट। अब यहाँ पर ये एक्चुअल में ये क्या आ रहा है? सेंदड़ा आ रहा है, लेकिन ये कहाँ, कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सेंदड़ा। एक सेंदड़ा गांव है ब्यावर के पास में, वहां पर जो पहाड़ियां पाई जाएगी, वहां पर जो ग्रेनाइट है, वो उस ग्रेनाइट को इस भाग में या राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल में शामिल किया गया। ओके, आपको सीधा याद रखना सेंदड़ा ग्रेनाइट कहां पर है? ब्यावर। पर कांगलो मेरठ कहां पर है? ब्यावर है ना। बर एक ब्यावर के पास में स्थित गांव है। भोजुंदा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स पार्क कहां पर है? चित्तौड़ में है ना। भोजुंदा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स पार्क आपका कहां हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। राजपुरा दरीबा खनिज क्षेत्र कोसान, ये हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ठीक है। जामर कोटड़ा स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स पार्क उदयपुर हो जाएगा। जामर कोटड़ा से याद कर सकते हैं उदयपुर, और राजपुर दरीबा से याद कर सकते हैं चित्तौड़गढ़। किशनगढ़ नेफलाइट साइनाइट अजमेर में हो जाएगा। ध्यान रखना, अब आपसे किशनगढ़ नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा नेफेलाइट लाइन साइनाइट कहां मिलेगा? नेफेलाइन साइनाइट राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल कहां है? वो अजमेर में। ये नाम आपसे हो सकता है, छुपा सकता है ना। ठीक है, ध्यान रखना। जोधपुर वेल्डेड टफ कहां पर? जोधपुर में हो जाएगा। आपसे सीधा पूछेगा वेल्डेड टफ ये चट्टान आपको कहां मिलेगी? जोधपुर में मिलेगी। जोधपुर ग्रुप माला ने इग्नियस सुएट कॉन्टेक्ट, ये आपको कहां मिलेगा? ये भी आपको जोधपुर में मिलेगा। और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सेतुर बूंदी में मिलेगा। देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये मैं अभी आपसे जिक्र किया था। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का एक जगह अगर पूछी जाए तो सतूर हो जाएगी, और सतूर चोटी या सतूर जगह कहां पर है? आपकी बूंदी में स्थित। ओके। रामगढ़ मेटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर है ना, क्रेटर, ये हो जाएगा आपका 12 में हो जाएगा। मेटियोराइट मतलब उल्का पिंड जो गिरा यहाँ पर, उसकी बात हो रही है। रामगढ़ में है मेटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर हो जाएगा आपका 12 में हो जाएगा। वापस समझो, हमने यहाँ पर बात की थी, ये बात की थी कौन सी? उल्का पिंड कहाँ गिरा? तो उल्का पिंड शाबाद भूमि में गिरा, लेकिन कौन सा जगह गिरा? तो ध्यान रखना रामगढ़ ना, ये रामगढ़ के आसपास गिरा। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है, रामगढ़ से भी ना संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। ओके, लास्ट क्या हो जाएगा? जावर। और जावर पहले आता था उदयपुर में। जावर माइंस पहले किस में आती थी? उदयपुर में। और जावर जो माइंस है उसको भी इस राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल में शामिल किया गया। और जावर माइंस कहाँ पर है? अभी वर्तमान में कहाँ हो जाएगी? आपके सलूम्बर में हो जाएगी। ओके, ठीक है। और यहाँ तक हमने जो सीखी, यहाँ तक जो चीजें सीखी, हमने भौतिक प्रदेश को पूरा कंप्लीट कर लिया, इस तरह हम पढ़ चुके हैं। और ये सारी चीजें हमने आज, इसके साथ हमने राष्ट्रीय वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल भी देखे। ओके, आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ओके, बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।